कई बार प्रॉब्लम्स का नेचर ये होता है कि केवल इस बात को लेके होती हैं कि फलाना दफ्तर में उनका फलाना काम अटका हुआ है, केवल उनको आपस में कनेक्ट करना होता है। नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है और वो इमिडिएटली समाधान मुझसे क्या चाहते हैं ताकि मैं और बेहतर तरीके से उनकी मदद करूं। मैं समझता हूं कि अगर डेडलाइन किसी को आप देते हैं तो काम जल्दी हो जाता है, उसके प्रति जिसको करना है वो भी जागरूक रहता है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा सा मेरा जो टेम्परामेंट है वो गुस्से वाला है। मुझे अगर आप गुस्सा करते हैं किसी बात पे, जेन्युइन बात पे भी करते हैं, तो अगर उसका रिएक्शन बहुत एक्सट्रीम में है तो कहीं ना कहीं उससे नुकसान आपको भी होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। लगातार हमारे चैनल पर आप काफ़ी कुछ देखते हैं, नया कंटेंट देखते हैं जिसमें कई लोगों की कहानियां होती हैं और कई जिलों की समस्याएं भी होती हैं। लेकिन उन समस्याओं को आखिर दूर कौन करता है? जब एक व्यक्ति किसी बड़े अधिकारी के पास जाता है तो उसके मन में बहुत कुछ सवाल आते हैं, लेकिन एक अधिकारी के मन में आखिर उन सवालों के जवाब कैसे आते हैं, वो कैसे उनसे डील करता है, आज हम ये जानेंगे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से। सर, स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद पर। थैंक यू सो मच मेघना जी। दीपक रावत अपने आप में एक बड़ा नाम है, लेकिन बड़ा नाम क्यों है ये आम जनता जानती है। आप लोगों की समस्याओं को बड़े से छोटा कैसे करते हैं? जब एक व्यक्ति आपके पास अपनी समस्या लेकर आता है, आपके दिमाग में पहला जो क्वेश्चन होता है या पहला जो जवाब उस समस्या का होता है, आखिर वो क्या होता है? जब हम लोग आईएएस का एग्ज़ाम देते थे बहुत पहले, अब तो वो सवाल उस तरह से नहीं आते, लेकिन जब मैं दिया करता था तो एक क्वेश्चन या बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आते थे कि इसका आंसर दीजिए केवल 20 शब्दों में। तो मुझे लगता था कि ये तो बड़ी अटपटी बात है और ऐसा सवाल आना ही क्यों चाहिए कि राइट इन 20 वर्ड्स। लेकिन जब मैं पब्लिक डीलिंग में आया और जब से मैं पब्लिक ग्रीवांस से सुन रहा हूँ तो मुझे लगा कि ये सवाल इसीलिए ही पूछा जाता होगा। कई बार जो शिकायतकर्ता होते हैं वो चाहते हैं कि पेशेंटली हर एक चीज़ सुनी जाए, जो कि उनकी साइकोलॉजी से ठीक है। वो चाहेंगे कि आप एक एक पहलू को समझें, लेकिन हमारे एंड से जहाँ पे जिसको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसके एंड से शायद वो इतना इतना लाभकारी ना हो। तो मेरा पहला तो प्रयास यही रहता है कि इन वेरी ब्रीफ, जैसे अभी आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ लोग आए थे अपनी शिकायत, लेकिन वेरी ब्रीफ मुझे पता चल जाए पहली बात तो वो कहाँ से हैं, नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है और वो इमिडिएटली समाधान मुझसे क्या चाहते हैं ताकि मैं और बेहतर तरीके से उनकी मदद करूं। कई बार प्रॉब्लम्स का नेचर ये होता है कि केवल इस बात को लेके होती हैं कि फलाना दफ्तर में उनका फलाना काम अटका हुआ है, केवल उनको आपस में कनेक्ट करना होता है, केवल हल्की सी एक कम्युनिकेशन गैप होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम बहुत लंबी है, कई लोगों ने उसको सुना, ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र होते गए और होते होते बहुत समय उसमें लग गया। तो अप्रोच यही रहती है मैम कि उसको मैं छोटा करूं प्रॉब्लम को, और जिससे उसे सॉल्व करना है उनको आपस में कनेक्ट करवा दूं। अगर वो डायरेक्टली मेरे स्तर का है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन सपोज़ किसी और स्तर का है तो उनका आपस में कम्युनिकेशन करवा दूं। तो कह सकते हैं कम से कम शब्दों में बड़ा जवाब जिसका बड़ा असर हो। आपने इमीडिएट एक्शन वर्ड का अभी इस्तेमाल किया है और आप बहुत जल्दी चुटकियों में आप समाधान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे संविधान में एक प्रक्रिया के बारे में मेंशन किया गया है और जस्टिस की प्रक्रिया होती है, जांच की प्रक्रिया होती है। ये इमीडिएट एक्शन वर्ड आपने कहाँ से लिया और इसका जो इस्तेमाल आपने जब शुरू किया तो आपको रिजल्ट कैसे मिले? आपको लगता है कि इमीडिएट एक्शन एक वाकई अच्छा परिणाम आपके लिए ला रहा है? देखिए मैम, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। जहाँ तक इमीडिएट एक्शन की बात है, अगर वो सर्विस से जुड़ा मुद्दा हो, किसी को बिजली का कनेक्शन चाहिए, अब राइट टू सर्विस कहती है 15 दिन में मिल जाना चाहिए, और डिपार्टमेंट पे हमेशा वो संसाधन होते भी हैं कि वो 15 दिन में मिल जाए, तो लिहाजा उसमें इमीडिएट एक्शन होना ही चाहिए। अगर एप्लीकेंट ने टाइमली अप्लाई किया है, जो फीस है वो भी दे दी है, उसमें बिल्कुल इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। लेकिन सपोज़ एक गाँव है, बहुत दूर है, उसका भी एक तोक है और फॉरेस्ट से होके गुजरता है, तो उसमें एस्टिमेट भी बनेगा, फॉरेस्ट ट्रांसफ़र प्रपोजल भी बनेगा, तो इमीडिएट एक्शन उसमें नहीं हो सकता है। लेकिन मैं कई बार देखता हूँ कि ऐसे मसले आते हैं जहाँ पे कि एक्शन हो जाना चाहिए था और वो एकदम जेन्युइन केस है, तो उसमें मेरा वहाँ पे केवल, मैं समझता हूँ कि अगर डेडलाइन किसी को आप देते हैं तो काम जल्दी हो जाता है, उसके प्रति जिसको करना है वो भी जागरूक रहता है, जो प्रॉब्लम लेके आता है उनको भी सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, सुनवाई हुई और हल मिला, और पब्लिक सर्वेंट्स का काम समस्याओं को हल करना है। आफ्टर ऑल कोई रुकावटें हैं भी अगर, तो समाधान निकालना है, ना कि उसमें एक और ऑब्जेक्शन लगाना। सर, आप पहले जब आप डीएम रहे, बागेश्वर के, हरिद्वार के, कई जगहों की डीएम आप रह चुके हैं। उसके बाद अब आप कुमाऊं कमिश्नर हैं, यानी कि सारे डीएम आपके अंडर हैं, उनको आपकी सुननी होगी। जब इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है उसका एटीट्यूड भी बदलता है। आप बेबाक अंदाज से रखते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन
क्या ये बेबाक अंदाज अब जो बाकी जगहों के डीएम है, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, उनको पसंद आता है? क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आपके नेचर में, एटीट्यूड में कुछ बदलाव आया है? एक बदलाव तो मैम यही आता है, सभी के साथ आता है जब आप काम करते हैं। पहले मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा-सा मेरा जो टेम्परामेंट है, वो गुस्से वाला है। मुझे ऐसा लगता था, होगा भी। और अब मैं समझता हूँ कि कई बार अगर आप गुस्सा करते हैं किसी बात पे, जेन्युइन बात पे भी करते हैं, तो अगर उसका रिएक्शन बहुत एक्सट्रीम में है, तो कहीं न कहीं उससे नुकसान आपको भी होता है। तो एक तो जो पहले मुझे लगता था मेरा थोड़ा-सा फायरी टेम्पर है, उसमें डेफ़िनेटली अब मैं ध्यान से सुनता हूँ चीज़ों को। कई बार मुझे लगता है कि ये जो जवाब है या जो एक्शन है, मेरे अनुरूप नहीं हुआ है, तो मैं दूसरे पक्ष को भी ध्यान से सुनने का प्रयास करता हूँ। जहाँ तक अधीन वाली बात है, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं मानता और मेरा वर्किंग स्पिरिट ऐसा है नहीं। जितने भी ऑफ़िसर के साथ मैंने काम किया है, चाहे वो जूनियर पोस्ट पे रहे हों, सीनियर पोस्ट पे रहे हों, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हम लोग साथ काम कर रहे हैं। तो इनफैक्ट तभी वो कंफर्टेबल भी फ़ील करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सीनियर वाला करेंगे, सर वाला करेंगे, तो वो कंफर्ट कभी आएगा भी नहीं और वो अच्छे से आपका तालमेल नहीं बैठेगा। तो आई ऑलवेज़ बिलीव कि हम कोलीग्स हैं, हम साथ में काम कर रहे हैं। आज मैं किसी पोज़ीशन पे हूँ, कल वो इस पोज़ीशन पे होंगे या कल मैं किसी पोज़ीशन पे था। तो उस तरह की हायरार्की को वैसे मैं बहुत ज़्यादा एनफोर्स नहीं करता हूँ। आई बिलीव कि हम को फ्रेंड्स होना चाहिए और हमारे बीच कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ताकि पब्लिक को भी फ़ायदा हो इसका। सर, आपका हेयर स्टाइल और आपका लुक देखकर लोग बोलते हैं कि आप देवानंद से मैच करते हैं, लेकिन आजकल ये होता है कि जब भी कोई आपकी तरह बेबाक अंदाज में बोलता है ना, तो लोग कहते हैं अरे यार, ये दीपक रावत की तरह लग रहा है। तो आप तो देवानंद को फॉलो करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, चाहे आप करते हो या ना करते हो। अब लोगों को लगता है कि जो लोग बेबाक तरीके से काम करते हैं, इंस्टेंट एक्शन लेते हैं, वो दीपक रावत की तरह काम करते हैं। तो इस बात को लेकर आपका जवाब क्या होगा? नहीं, अब ये परसेप्शन अगर लोगों का है तो ये तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन अगर हाँ, सॉल्यूशन अगर किसी चीज़ का होना है और उसमें क्विक एक्शन वाजिब है और बनता है, तो बिल्कुल होना चाहिए। और कोई इससे अगर इंस्पायर हो रहा है, तो वो गलत बात भी नहीं है। सर, आपकी स्टडीज़ हुई हैं दिल्ली से। वहाँ पर आप 2 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, जहाँ का प्रभाव पूरे भारत पर पड़ता है, जहाँ के बच्चे राजनीति में, पत्रकारिता में या आईएएस ऑफिसर बनते हैं, जिसमें हंसराज का नाम है, जिसमें जेएनयू का नाम है। वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ का करियर, वहाँ का जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, वो बहुत डिफरेंट हैं उत्तराखंड से। तो आपको वहाँ से स्टडी करने के बाद यहाँ पर आकर क्या कोई डिफरेंट लगा? क्या आपको लगा कि वहाँ पर जिस तरह से काम होता है, यहाँ पर आकर आईएएस अधिकारी बनकर उसमें कुछ डिफरेंट हुआ, या आप उसमें कुछ बदलाव ला पाए, अगर कुछ बुरा था तो? नहीं, वहाँ पे एज़ सच ऐसा कुछ बुरा तो मुझे नहीं लगा मैम। और हंसराज कॉलेज में भी और जेएनयू में भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स मुझे मिले। और जेएनयू में सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि क्योंकि हर एक चीज़ को क्वेश्चन करना वहाँ पे सिखाया जाता है कि आप सवाल पूछें। और मेरा नेचर भी बहुत क्यूरियस है, मैं भी मामले के तह तक जाना चाहता हूँ, उस सेंस में क्यूरियस रहता हूँ और सवाल पूछता हूँ, जो कि एक अच्छी बात है। एवरीबडी शुड क्वेश्चन। और जो बच्चा, कोई भी छोटा बच्चा होता है, बाय नेचर बहुत क्यूरियस होता है। आप देखते होंगे छोटे बच्चे बहुत से सवाल पूछते हैं पेरेंट्स से, आसपास के लोगों से। तो वो क्यूरियोसिटी हमारी ज़िंदा रहनी चाहिए और वो क्यूरियोसिटी अगर ज़िंदा रहती है तो आप एक सेंसिटिव, मुझे लगता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी बनते हैं, गहराई से चीज़ों को समझते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग में फ़ायदा होता है। सर, जब एक बच्चा बचपन में सोचता है कि मुझे कुछ बनना है, तो उसके लिए कई बार प्रयास करता है और अगर नहीं बन पाता तो हार जाता है। आपने हार नहीं मानी, पहली बात। और दूसरी बात, ये कहा जाता है कि आपके इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ आईएएस बनने के लिए नहीं थे, बल्कि आपके इंटरेस्ट और फील्ड में भी नहीं थे, लेकिन आपने प्रिपरेशन ज़्यादा आईएएस की और आखिर में आप सफल हो गए। तो अगर आज दीपक रावत आईएएस नहीं होता तो वो क्या होता? मैं जब दिल्ली आया था मैम, तो उस वक्त क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ का था और 12th तक मैंने साइंस पढ़ी थी, साइंस में बहुत ज़्यादा मेरा मन नहीं लगता था। और तभी से मैंने डिसाइड किया था कि मैं वो करूँगा जिसकी मुझे वाकई अंदर से इंटरेस्ट हो। तो आर्ट्स की और मेरा टेम्परामेंट मुझे लगा कि है। तो हिस्ट्री मैंने हंसराज कॉलेज से पढ़ी और उसके बाद मैं जेएनयू में आ गया, मास्टर्स में वहाँ पे था। एक कल्चर था सिविल सर्विसेज देने का वहाँ पे। विशेषकर जितने भी मेरे फ्रेंड्स बिहार से थे, यूपी से थे, उनको पहले से ही काफ़ी कुछ इस एग्ज़ाम के बारे में पता था। और वहीं रहते हुए इसकी फिर मैंने तैयारी की और एग्ज़ाम देता चला गया। लेकिन एक स्टेज ऐसा आया जब मुझे भी लगा कि अगर मैं सपोज़ इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करता हूँ तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में रिसर्च में आप या तो फिर एजुकेशन में रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली टीच। और जब मैं डीयू में था उसके बाद मैंने लॉ का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन फिर जॉइन नहीं किया था। तो मुझे कई बार थोड़ा सा पछतावा होता था कि नहीं, लॉ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, आई शुड हैव डन इट, मुझे उस वक्त करना चाहिए था। लेकिन
मुझे एक और प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता था मीडिया पर्सन्स का, और मुझे एक तो वो अट्रैक्टिव भी लगता था, और मुझे ये भी लगता था कि आप वाकई समाज में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं चाहे किसी भी तरह के, उसके दोनों पक्ष आप दिखाते हैं, कहाँ पे दिक्कत है सोसाइटी को भी बताते हैं, सोसाइटी का पक्ष भी उसमें रखते हैं, तो इट यूज़ टू काइंड ऑफ एन्चांट मी। मुझे अच्छा लगता था ये प्रोफेशन, और मेरे कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि मैं जर्नलिज्म की तरफ भी कभी जा सकता हूँ। और सवाल भी कर सकते हैं। तो सवाल करने के लिए अब आपको मौका मिलता है, अब तो आपको जवाब ही देना पड़ता होगा मोस्टली। नहीं, जवाब भी देना पड़ता है, और सवाल पूछने के तो बहुत मौके मिलते हैं। जब भी कोई आता है या आप डिपार्टमेंट की समीक्षा कर रहे हैं, किसी स्कीम की समीक्षा कर रहे हैं, तो बहुत से सवाल पूछने पड़ते हैं, और उससे क्लैरिटी भी आती है। जब आप बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे सवालों में तोड़ देते हैं तो उसका समझना बड़ा आसान होता है। कई बार जैसे हम लोग IAS ऑफिसर्स आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड्स के होते हैं। मान लीजिए किसी ने हो सकता है जियोलॉजी पढ़ी है कॉलेज में, जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, और अब वो डील कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बड़ा पावर प्रोजेक्ट बनना है, तो एक टेक्निकल वर्क है, और या कोई सड़क बन रही है, बड़ा ब्रिज बन रहा है, एक टेक्निकल वर्क है, इंजीनियर का काम है। तो मैं तो उसको इस तरीके से डील करता हूँ कि मैं उसको छोटे छोटे सवालों में बांट देता हूँ। अच्छा, कितने का काम है, इसमें कौन सी मशीन्स का उपयोग हो रहा है, इसमें जो आपने रेट्स यूज़ किए हैं ये SOR में कब के रेट्स हैं, कैसे रेट्स हैं, मार्केट में क्या रेट्स चल रहे हैं। तो इन्हीं छोटे छोटे सवालों से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है, और काम करने में आसानी होती है। चलिए, इस इंटरव्यू में लेकिन वो हक मैंने ले लिया, सवाल मैं पूछ रही हूँ। सर, आपने IAS एस्पिरेंट्स की बात की है और आपने कहा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं, हर फील्ड का जो व्यक्ति होता है कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज के बारे में ज़रूर सोचता है, या परिवार की तरफ से प्रेशर ज़रूर होता है कि अगर तू IAS बन जाएगा तुझे घर मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, लाल बत्ती वाली गाड़ी मिल जाएगी। ये परसेप्शन लोगों का बन चुका है। IAS सेवा है, और उस सेवा को निभाने के लिए वो जज्बा, वो ताकत, वो हिम्मत और वो सोच जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल के युवा, शायद जो एस्पिरेंट्स होते हैं उसमें बहुत कम युवा ऐसे होते हैं जो वाकई सोचते हैं कि ये देश की सेवा है, ये हमारे समाज की सेवा है, डेवलपमेंट हम कुछ कर सकते हैं, विकास के लिए हम कुछ नया कर सकते हैं। फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर जो आपको ये कहता है लाल बत्ती वाली गाड़ी मिल जाएगी, IAS ऑफिसर बन जाओ, तो उन एस्पिरेंट्स के लिए आपका संदेश क्या होगा? और जैसे कि आपने कहा कि आपको IAS की तैयारी करते हुए सिखाया गया था कि कम से कम शब्दों में जवाब देना है, तो मैं भी चाहूंगी आप कम से कम शब्दों में मेरे इस सवाल का जवाब दें। मैं तो इस बात से आपके सहमत नहीं हूँ कि बच्चे बच्चे जो हमारे हैं, यंगस्टर्स हैं, लाल बत्ती के क्रेज़ में एग्ज़ाम दे रहे हैं। इनफैक्ट जितना मैं जान पा रहा हूँ, जितना मैंने देखा है, आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा अवेयर है, और बल्कि जो मेरे यंग ऑफिसर्स हैं जो अभी अभी आए हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं इस परसेप्शन को लेके, और वाकई पब्लिक सर्विस में वो लोग बिलीव करते हैं। जहाँ तक आप लाल बत्ती की बात कर रहे हैं, या घर की बात कर रहे हैं, या क्रीचर कंफर्ट्स की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसीलिए हैं कि आप पब्लिक की सेवा और अच्छे से कर सकें। आपका अगर घर बड़ा है, ये ऑफिस बड़ा है, वो इसलिए भी है कि पब्लिक वहाँ पे आती है, पब्लिक के कंफर्ट्स का ध्यान होना चाहिए। अगर आपके पास व्हीकल है तो व्हीकल इसलिए कि आप जल्दी पहुँच सकें, उसमें जो समय बचता है आप पब्लिक के लिए यूज़ कर सकें। और मैं समझता हूँ जनरेशन इसको समझती है। तो जो आप क्रेज़ वाली बात कर रहे हैं, उस सेंस में भी हो सकता है कुछ लोग का ऐसा परसेप्शन हो, लेकिन बाय एंड लार्ज आई फील कि जो आज की जनरेशन है मोटिवेटेड है पब्लिक सर्विस के लिए। सर, मेरा आखिरी सवाल, आप काफ़ी इजीली एक्सेसिबल है, मैंने देखा बाहर अभी काफ़ी लोग आए थे और आपने बहुत इजीली उनको अंदर बुलाया और उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश की। हमारे समाज में राजनीति की बात कर ली जाए या IAS ऑफिसर की बात कर ली जाए, तमाम अधिकारियों की बात कर ली जाए, VIP कल्चर बढ़ता जा रहा है। मतलब लोगों को ऐसे फील होने लग गया है कि अगर हमें कुर्सी मिल गई है तो हम दूसरों की समस्याओं को हल करने के लिए एक वक्त देंगे, उस वक्त पर उन्हें कहेंगे कि आइए हमसे बैठिए, बात कीजिए, हमारा जवाब सुनिए और आप सीधा बाहर का रास्ता है, आप चले जाइए अगर आप हमारी सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो। आप इतने एक्सेसिबल हैं, ये आइडिया, ये थॉट आपका कहाँ से आया? क्या IAS की पढ़ाई के दौरान आपको ये सिखाया गया था कि आप हमेशा जनता के लिए अवेलेबल रहिए, या टाइम के साथ आपने ये सीखा? अब मैम सभी का अपना अपना नेचर होता है। बहुत से ऑफिस में आप जाएंगे, लिखा होता है कि मिलने का समय 10 से 2। अब मैंने भी सोचा कि ये ठीक है, लेकिन उससे कई दिक्कतें होती हैं। कई बार 10 से 2 हो सकता है आप खुद ही ना हो सकता है अगले दिन भी आप 10 से 2 ना हो, और उसमें जो 10 से 2 आए होंगे उन लोग को लौटना पड़ता है। इससे ज़्यादा अच्छा तरीका होता है, एटलीस्ट मैं ये मानता हूँ कि इस तरह के बंधन यथासंभव ना रखे जाएं। अगर पब्लिक ऑफिस में बैठे हैं तो पब्लिक को आने दें। एट द मोस्ट ये होगा कि उनको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, और उस दिन अगर उनको 10 पे मिलना तो 10 के बजाय वो 12 पे मिल पाए, लेकिन उस दिन वो मिल पाएंगे। सेकेंडली, घर में जो भी आ रहा है पब्लिक क्लब में प्रॉब्लम्स लेके, उसकी बहुत सी मजबूरियां घर पे होंगी। विशेषकर हमारी लेडीज़ हैं, पहाड़ में बहुत दूर दूर से आती हैं, आप जानती हैं, किराया भी देके आई होंगी और आने जाने का भी ठीक ठाक खर्चा लगा होगा। तो हमें इस बात को लेके भी सेंसिटिव होना चाहिए, जो इतनी दूर से आ रहा है, ही इज़ टेकिंग पेन्स फॉर दैट। उसमें उनका पेन्स भी लग रहे हैं, उनके उनके उसमें फाइनेंशियल लॉस भी कहीं ना कहीं हो रहा है। मैम, कोई बस लेके आएगा, टिकट तो ज़रूर देगा,
और वो एक अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए आया है, तो ये सेंसिटिविटी हमारे अंदर होनी चाहिए, सभी के अंदर होनी चाहिए मुझे लगता है। चलिए सर, धन्यवाद वक्त अपना देने के लिए। आपने कहा कि कुछ वक्त तक इंतजार करना पड़ता है, पर उम्मीद करते हैं कि वैसे तो आपके पास इंतजार करना नहीं पड़ता किसी को, लेकिन जो इंतजार करे उसे परिणाम भी वैसा ही मिले। और जैसा कि आपने कहा कि कम शब्दों में आप दूसरों की समस्याएं हल करने की कोशिश करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग आपके पास आए ऐसे ही उनकी समस्याएं हल हो। तो दीपक रावत से आज आपकी हमने मुलाकात करवाई है और तमाम चीज़ों पर उनसे हमने बात की। हालांकि आज के इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से उन्हें आईएएस की तैयारी में ये सिखाया गया कि आप कम वक्त में लोगों की ज्यादा मदद कर पाएं, और हर आईएएस ऑफिसर को, हर अधिकारी को कहीं ना कहीं सिर्फ इस एक बात से सीख जरूर लेनी चाहिए कि कम वक्त में आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कैसे कर सकते हैं, कैसे उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। फिलहाल के मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।